हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज डेली क्यूज आज का लेकर उपस्थित हैं। 25 क्वेश्चन के डेली क्यूज देखते हैं। हमारा डेली क्यूज प्रत्येक दिन रहता है, सिर्फ संडे को नहीं रहता है। और साथ ही साथ MWF को हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो ये आंसर होगा आपका डॉल्फिन चैलेंजर कटक, ऑप्शन सी। अटलांटिक महासागर का मुख्य लक्षण मध्य अटलांटिक कटक, जो एस अक्षर की आकृति में अटलांटिक के उत्तर एवं दक्षिण महासागरीय द्रोणियों के मध्य लगभग 64,000 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसके कई भाग हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर मध्य अटलांटिक कटक, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक आदि। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक सब नीति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण के फलस्वरूप हुआ। तो ये बात सिर्फ गलत है, क्योंकि चीनी प्लेट वहाँ पे नहीं टकराया था। तो ये आंसर होगा 1, 2 और 3 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं। कथन 1, 2, 3 सत्य है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। आइए तीसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, आचार्य JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये ऑप्शन सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। आइए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन C रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन D हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक नहीं होता है, असत्य पूछ रहा है। कथन ACD सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन C होता है। विटामिन C भोजन के पकाने में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित पर विचार करते हैं। आइए, ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, उपरोक्त में कौन सा जल में विलय है? तो ऑक्सीजन घुल जाता है, सिरका भी घुलता है, मिट्टी का तेल नहीं घुलता है, नींबू का रस भी घुलता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन सी होना चाहिए। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जल में विलेय पदार्थ या गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलेय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जल में अविलेय होता है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाहन, पंखा, झूला। तो वाहन सरल रेखीय गति होता है, पंखा आवर्ती गति और झूला वर्तुल गति।
तो पंखा जो है सर्कुलर में चलता है और झूला का पीरियोडिक होता है, तो एक दूसरे को ऊपर नीचे कर देंगे तो सारा सही होगा। तो ऐसे केवल एक सही है सरल गति में। वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि की गति आवर्ती गति के उदाहरण हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की प्राप्ति की। यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर समस्त भारत को रौंद डाला। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम मक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन, यल्दुज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन ख्वाजा। तो ये आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम 1206 ईस्वी में मक्ता प्रदान किया था। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सबसे ज़्यादा खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1296 से 1316 में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ऐसा राजस्व सुधारों के दृष्टिकोण से किया गया। आइए देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वराज पार्टी का गठन की सफलता के बाद हुआ? सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था असहयोग आंदोलन के बाद 11 का ए। 1922 के असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। आईएनए की स्थापना हुई म्यांमार में, जापान में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में। तो ये आईएनए की स्थापना जी हुई सिंगापुर में हुई। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की। अतः 1943 में आजाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आएगी। आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? कुंवर सिंह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सी शेरशाह सूरी, डी श्री कृष्ण सिंह और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? जलाल खान नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, दौलत खान लोधी, दरिया खान नुहानी। तो ये शायद मोहम्मद शाह नुहानी है, ऑप्शन बी। मोहम्मद शाह नुहानी जो है बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? ममलुक वंश के काल में, खिलजी युग में, तुगलक काल में, लोधी काल में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये है तुगलक काल में, ऑप्शन सी होगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। तो ये आंसर होगा गया में। चौकीदार कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? गंगा प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, अनुराग सिंह, सत्यनारायण सिंह। तो ऑप्शन सी अनुराग सिंह होगा। बिहार का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सा कल्चरल सेंटर कहाँ बन रहा है? दरभंगा, नालंदा, बोध गया, पटना। तो ये आंसर होगा बोध गया, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना है? पटना, नालंदा, भागलपुर, पूर्णिया। तो ये तो आप जानते ही हैं, पहले भी हम इस क्वेश्चन को ला चुके हैं, तो भागलपुर हो जाएगा। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 17 मेजर स्टेट में अंतिम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार का। तो ऑप्शन डी होगा बिहार का। हाल ही में खबरों में देखा गया कि डी वोटर कौन है? एक व्यक्ति जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध है, एक व्यक्ति जो असम में गरीबी रेखा से नीचे है, एक व्यक्ति जो असम में अमीर वर्ग का मतदाता है, असम में एक सफ़ेद पुरुष मतदाता है। तो हाल ही में खबरों में देखा गया डी वोटर कौन है? तो एक व्यक्ति जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध है वो होगा। आइए देखते हैं डी वोटर जिसे संदिग्ध मतदाता या संदेहास्पद मतदाता भी कहा जाता है। असम में मतदाताओं की श्रेणी जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध है।
डी मतदाताओं को सरकार द्वारा उनके उचित नागरिकता प्रमाण पत्रों की कथित कमी के कारण मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है। डी मतदाता विदेशी अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधिकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और डी मतदाता के रूप में घोषित व्यक्ति को मतदाता का फोटो पहचान पत्र नहीं दिया जाता है। खबर में क्यों मनिंद्र दास अंतिम विदेशी असम के 6 डिटेंशन सेंटरों में से एक से बाहर चला गया है। आइए देखते हैं हाल ही में खबरों में निम्नलिखित में किसने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीर ली है। इंजीनियरिटी एक हेलीकॉप्टर है ये लिया, या फिर इनसाइट लैंडर, क्यूरियोसिटी रोवर, वॉयेजर 1। तो ऑप्शन सी सही होगा। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीर ली है। इससे वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में और जानने में मदद मिलेगी। क्यूरियोसिटी एक मार्स रोवर 6 अगस्त 2012 को गेल क्रेटर में लॉन्च किया गया था। इसे मार्स साइंस लेबोरेटरी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो नासा द्वारा लॉन्च किया गया मंगल ग्रह पर रोबोटिक अंतरिक्ष जांच मिशन है। इसे लाल ग्रह की जलवायु और भूविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मंगल ग्रह के क्रेटर से लॉन्च किया गया था। आइए 23 नंबर देखते हैं। हाल ही समाचारों में देखा गया एस्परगिलोसिस शब्द का क्या अर्थ है। कवकीय संक्रमण, विषाणुजनित संक्रमण, जीवाणुजनित संक्रमण, कृमिजनित संक्रमण। तो ये आंसर होगा कवकीय संक्रमण, ऑप्शन ए। एस्परगिलोसिस से कवकीय संक्रमण कवक वृद्धि या एस्परगिलोसिस कवक के कारण होने वाली एलर्जी की प्रतिक्रिया है। यह सड़ती हुई वनस्पति या मृत पत्तियों पर रहता है। यह काले फंगस जितना घातक तो नहीं, लेकिन जानलेवा भी हो सकता है। खबरों में क्यों कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई और मिकोरमिकोसिस के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई, गाजियाबाद और गुजरात के डॉक्टरों ने एस्परगिलोसिस नामक नई बीमारी के मामले दर्ज किए हैं। हाल ही में खबरों में आया निम्नलिखित में कौन ऋषि गंगा का स्रोत है। ड्रोयानी ग्लेशियर, टिप्रा बमक ग्लेशियर, चौड़ावाड़ी बमक ग्लेशियर, उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर। तो ये आंसर होगा उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर। ऋषि गंगा चमोली जिले उत्तराखंड भारत में एक नदी है। यह नंदा देवी पर्वत पर उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है। दक्षिण नंदा देवी ग्लेशियर से भी सिंचित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर यह रीनी गांव के पास दौली गंगा नदी में बहती है। खबरों में क्यों चमोली में ऋषि गंगा के उद्गम स्थल पर ग्लेशियरों में दरारें आने की खबरों के बाद वैज्ञानिकों के एक दल ने हवाई सर्वेक्षण किया और कुछ भी गलत नहीं पाया। हाल ही में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स प्रदर्शन टीम ने कितने वर्ष को पूरा किया। 50 वर्ष, 25 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 56 वर्ष। तो ये आंसर है 25 वर्ष। सूर्य किरण भारतीय वायुसेना की एक एरोबैटिक्स प्रदर्शन टीम है। टीम की स्थापना 1996 में किरण MK2 विमान के साथ की गई थी। फरवरी 2011 में टीम को निलंबित कर दिया गया था और 2017 में हॉक MK132 विमान के साथ फिर से स्थापित किया गया था। यह टीम भारतीय वायुसेना के 52वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है। खबरों में क्यों सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम ने लाल और सफ़ेद रंग में अपने विमान के साथ रोंगटे खड़ देने वाले युद्धाभ्यास से देश भर में भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया है, जिसे अभी 25 साल पूरे हुए हैं। तो आज का 25 क्वेश्चन का क्विज पूरा हुआ। धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें।